हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी की लास्ट यूनिट इकोलॉजी। इकोलॉजी में आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में। तो चलिए हम पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट आल्सो कंटेंट इन बायोलॉजी टेक्स्ट बुक। बायोलॉजी इज प्रेजेंटेड आइदर एज बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी आर क्लासिकल और मॉडर्न. The later is euphemism for molecular aspect of biology. Luckily, we have the many threads which weave the different area of biological information into unifying principle. Ecology is one such thread which gives a holistic perspective to biology. The essence of biological understanding is know how organism, while remaining an individual, interact with other organism and physical habitats as a group and hence behaves like a organized wholes. That is population, community, ecosystem, or even as a whole biosphere. Ecology explains to us all this. A particular aspect of this that is study of anthropogenic environmental degradation and the socio-political issue it has raised. ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेते हैं इसमें हमको क्या बतलाना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि डाइवर्सिटी जो है केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म तक ही उसकी सीमित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम और भी चीज़ें बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि बायोलॉजी के दो पहलू होते हैं। बायोलॉजी को हम दो तरीक़ों से देखा जा सकता है। बायोलॉजी को दो तरीक़ों से देखा जा सकता है। किन किन तरीक़ों से देखा जा सकता है? एक तो क्लासिकल हो सकता है। क्लासिकल में कौन आ सकते हैं? जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, तो एक तो हो सकता है क्लासिकल। क्लासिकल में कौन कौन आते हैं? जूलॉजी और बॉटनी आ जाते हैं। दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास में? मॉलिकुलर हो सकता है। मॉलिकुलर में हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगा। तो ये हमारी मॉडर्न बायोलॉजी है। तो हम दो तरीक़ों से देख सकते हैं। बायोलॉजी के दो पहलू हैं, एक तो क्लासिकल बायोलॉजी है, दूसरा हमारी क्या है? मॉलिकुलर बायोलॉजी या मॉडर्न बायोलॉजी है। तो क्लासिकल में बॉटनी, जूलॉजी आते हैं और मॉलिकुलर में माइक्रोबायोलॉजी वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि इकोलॉजी का रोल जो है वो कैसा है। इकोलॉजी का जो रोल है एक धागे जैसा है। इकोलॉजी का जो रोल है एक धागे जैसा है जो एक हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है। हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव का मतलब होता है हमको जो है पुरानी जानकारी देते, पुरानी नज़रिए से देखने को हमको बतलाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया, तो बायोलॉजी की जो डिफिनीशन है इसका मकसद क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ में, कि ऑर्गेनिज्म जो है अपने इन्वायरमेंट के साथ में किस तरीके से इंटरेक्ट करता है दूसरे के साथ में फिजिकली। अब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म आपस में मिलजुल के क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं, यहाँ तक कि पूरा का पूरा बायोस्फीयर बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं कि यहाँ पे हम इकोलॉजी के सारे टर्म यानी कि पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस यूनिट में क्या बताया गया है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से इन्वायरमेंट किस तरीके से डिग्रेड हो रहा है और ये किस तरीके से सोशियो पॉलिटिकल इशू बना हुआ है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है हमको बताया गया है साइंटिस्ट के बारे में। कौन है? रामदेव मिश्रा है। तो यहाँ पे क्या बताया गया? रामदेव मिश्रा जो हैं इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इनका जो जन्म है 26 अगस्त 1908 में हुआ। रामदेव मिश्रा ने पीएचडी डिग्री हासिल की इकोलॉजी में। किसके अंडर में? अंडर प्रोफेसर डब्ल्यू एच पियर्सल के गाइडेंस में इनको जो है इकोलॉजी में पीएचडी डिग्री मिली। ठीक है, एफआरएस के मेंबर बने। इन्होंने पीएचडी डिग्री ली थी लीड्स यूनिवर्सिटी से यूके में। इन्होंने जो है टीचिंग और रिसर्च एरिया में यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट की जो इकोलॉजी में इन्होंने टीचिंग और रिसर्च भी की। ठीक है, अब इनके जो रिसर्च लेट थे वो क्या थे? ट्रॉपिकल कम्युनिटी, उनमें सक्सेशन कैसा है, इन्वायरमेंटल रिस्पांस कैसा, प्लांट पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी का। ठीक है, तो प्लांट पॉपुलेशन और प्रोडक्टिविटी और न्यूट्रिएंट साइकिल का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ग्रास लैंड इकोसिस्टम में कैसा रिस्पांस है, कैसा इन्वायरमेंटल रिस्पांस है और वहाँ पे सक्सेशन कैसा है, ट्रॉपिकल कम्युनिटी कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में समझा। रामदेव मिश्रा जो थे ये पहले पोस्ट ग्रेजुएट हुए, सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किए इकोलॉजी में। कहाँ में? इंडिया में सबसे पहली बार इकोलॉजी में पहले ऐसे मेंबर थे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया इकोलॉजी में। ओवर 50 स्कॉलर्स ऑब्टेन पीएचडी डिग्री। तो इनके सुपरविजन में लगभग 50 लोगों ने पीएचडी डिग्री हासिल की। फिर जो है मूव्ड ऑन टू अदर यूनिवर्सिटी, फिर दूसरे यूनिवर्सिटी में चले गए। वहाँ पे इन्होंने रिसर्च किए और इकोलॉजी टीचिंग को इनिशिएट किया अलग अलग कंट्री में। ठीक है, और इनको जो है फेलोशिप ऑफ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं फेलोशिप ऑफ इंडियन FINSA यानी कि फेलोशिप ऑफ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस। और प्रेस्टिजियस अवार्ड था जिसको बोला गया संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये सब अवार्ड्स इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इनके एफर्ट की वजह से इंडिया गवर्नमेंट ने नेशनल कमेटी ऑफ इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में इस्टेब्लिश की। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं नेशनल कमेटी इन्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि NCEGI। ठीक,
ये जो है 1972 में इस्टेब्लिश की गई। बाद में जो है कई सालों के बाद में जो है वेव टू स्टेबलाइज द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट कब स्टेबलाइज हुआ? 1984 में। लेकिन नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कब स्टेबलाइज किया गया? 1972 में। तो अब हम लोग देखते हैं अपना चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो यहाँ पे क्या बताया गया, हम देखते हैं कि हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है बहुत ज़्यादा ही डाइवर्स है, अमेजिंग है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इसमें कुछ इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेसेस होती हैं जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल में देखने को मिलती हैं, जैसे सेल, टिश्यू, आर्गन। देखो, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से आर्गन बना, आर्गन से ऑर्गेनिज्म बना, फिर पॉपुलेशन बन गई, फिर कम्युनिटी बनी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम। इस तरीके से जो है पूरा का पूरा हमारा जो है लिविंग वर्ल्ड बन के तैयार हुआ। तो यहाँ पे जो है किसी भी लेवल पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लेवल पे अगर हम देखते हैं तो हमारे जो है दो तरीके के क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला क्या है, यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन आता है कि जब हम गार्डन में जाते हैं तो सुबह सुबह बुलबुल जो है गाना गाती है। अब बात आती है कि ये गाना कैसे गाती है, हाउ डज़ द बर्ड सिंग, गाना कैसे गाती है। दूसरा क्या है, वाई डज़ द बर्ड सिंग, गाना क्यों गाती हो, कैसे गाती है। तो जो हाउ टाइप जो क्वेश्चन है ये बताता है मैकेनिज्म के बारे में, इसके पीछे की जो इसके पीछे का जो मतलब इसके पीछे की प्रोसेस को बताता है, यानी कि हाउ टाइप जो क्वेश्चन है मैकेनिज्म को बताते हैं, यानी उसके पीछे की प्रोसेसिंग क्या है। जबकि वाई टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये बताता है इस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे एग्जाम्पल में, उसका आंसर क्या है कि यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्यों गाना गाती, कैसे गाना गाती। तो ये गाना गाती वॉइस बॉक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे बर्ड में जो वाइब्रेटिंग बोन होती हैं, वॉइस बॉक्स होता है, उसकी वजह से क्या करती है, सिंगिंग करती है। इसके वॉइस बॉक्स को बोला जाता है सैरिंग्स, बर्ड के वॉइस बॉक्स को बोला जाता है सैरिंग्स। इसके बर्ड के साउंड बॉक्स को बोला जाता है सैरिंग्स। ये क्या है, बर्ड का साउंड बॉक्स है। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या बताता है कि बर्ड की मैकेनिज्म के बर्ड गाना क्यों गाती है, तो उसका सिग्निफिकेंस के बारे में बताता है। तो बर्ड जो है कम्युनिकेट करती है मेटिंग के दौरान, ब्रीडिंग सीजन के दौरान में कम्युनिकेशन के लिए गाना गाती है। तो ये क्या करती है, जब हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास तो हमको बहुत सारे साइंटिफिक फ्रेम हमारे दिमाग में आते हैं। तो उन सब चीज़ में क्या है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी दोनों निकल के आते हैं। जैसे एक और दिया गया, वाई नाइट ब्लूम फ्लावर इज जनरली वाइट। तो नाइट ब्लूम फ्लावर जनरली वाइट क्यों होते हैं। हाउ डज द बी नो विच आर फ्लावर हैज़ नेक्टर। तो बी के पास में नेक्टर क्यों होता है, तो बी के पास नेक्टर इस वजह से। बी को, हाँ, हाउ डज द बी नो, मतलब बी जो है बी जो है फ्लावर के पास नेक्टर होता है, वो क्यों जानती है, वो कैसे जानती है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, वाई डज कैक्टस है सो मैनी थॉर्न, कैक्टस के पास में बहुत सारे कांटे क्यों होते हैं, इनकी सबकी मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इकोलॉजी जो है एक सब्जेक्ट है जहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहाँ पे हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन के बारे में, ऑर्गेनिज्म और उनका जो एबायोटिक इन्वायरमेंट है यानी फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके बीच में इंटरेक्शन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो इकोलॉजी जो है बेसिकली क्या है, 4 लेवल पे हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। पहला क्या है, ऑर्गेनिज्म, दूसरा है पॉपुलेशन, तीसरा कम्युनिटी, चौथा है बायोम। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं इकोलॉजी को हम पॉपुलेशन लेवल पे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक दिया गया है वो पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, तो नेचर में जो है रेयरली है जो किसी चीज़ को हम सिंगली आइसोलेट कर सकते हैं। तो एनी स्पीसीज आप सिंगल इंडिविजुअल की, मतलब किसी भी स्पीसीज़ का जो सिंगल इंडिविजुअल है वो जनरली क्या होता है, ग्रुप में रहना पसंद करता है, जिसको बोलते हैं डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया या शेयर या कम्पीट। मतलब वो जो है जब भी किसी डिफाइनिंग जियोग्राफिकल एरिया में रहेगा तो उसके रिसोर्सेज भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, उससे क्या करेगा, कम्पीट करेगा या शेयर करेगा। और क्या कर सकता है, पोटेंशियल इंटरब्रीड कर सकता है। और ये जो पार्ट है वो पॉपुलेशन के हैं। ठीक। अब जो टर्म इंटरब्रीडिंग है, इंटरब्रीडिंग बतलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम इवन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो इंटरब्रीडिंग जो होती है बतलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, लेकिन जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं इसके किसके रिजल्ट हैं, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी रिजल्ट होते हैं जनरली। तो ये हम जो देखते हैं बैक्टीरिया वगैरह में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, जनरली कंसीडर अ पॉपुलेशन फॉर पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। तो यहाँ पर हम इकोलॉजिकल स्टडी के पर्पज़ के लिए हम जनरली हम पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं। ऑल कार्मोरेंट इन वेटलैंड, अगर मैं वेटलैंड की बात करता हूँ तो रेड्स जो है अबैंडन ड्वेलिंग में, टीक वुड्स ट्री जो है फॉरेस्ट ट्रैक्ट में, बैक्टीरिया जो है कल्चर प्लेट पे, और लोटस प्लांट जो है पॉन्ड में। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं पॉपुलेशन के। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमारा इन्वायरमेंट अगर चेंज होता रहता है तो हमारा क्या होगा, इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म होगा वो भी क्या करेगा, अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है उस इन्वायरमेंट के अनुसार। तो पॉपुलेशन जो लेवल है जो है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताता है कि वो कोई भी पॉपुलेशन जो होगा वो अपनी डिजायर्ड ट्रेट के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, नेचुरल सिलेक्शन में इवॉल्व होगा। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है, पॉपुलेशन इकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से जोड़ने का काम करती है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है कि ये जो है इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से जोड़ने का काम करती है।
पॉपुलेशन पॉपुलेशन के पास में कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होते हैं। पॉपुलेशन के पास में कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जिनको हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं, वो जो है किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होते हैं। जैसे इंडिविजुअल की बर्थ हो सकती, डेथ हो सकती है, लेकिन पॉपुलेशन के पास में बर्थ रेट और डेथ रेट होती है। पॉपुलेशन में जो रेट में डिफर करते हैं, जैसे पर कैपिटा बर्थ और पर कैपिटा डेथ के बारे में हम देखते हैं, उसकी रेट होती है। अब रेट जो है एक्सप्रेस करती है कि कितने नंबर जो हैं चेंज हुई है, मतलब या तो बढ़े होंगे या तो घटे होंगे, इसके रिस्पेक्ट में, पॉपुलेशन के नंबर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर हमको एग्जाम्पल दिया गया है। क्या एग्जाम्पल है? एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड में तालाब में 20 लोटस के प्लांट हैं। पिछले साल जो है 20 लोटस के प्लांट थे। अब उनमें से 8 नए प्लांट और आ गए हैं, तब करंट जो पॉपुलेशन है 28 हो गई है। अब यहाँ पे जो इसकी अगर मैं बर्थ रेट अगर निकालूँ, बर्थ रेट, तो बर्थ रेट क्या होता है? चेंज अपान में ओरिजिनल होता है, यानी चेंज अपान में ओरिजिनल होता है। तो चेंज कितना हुआ है? पहले थे कितने? 20 थे, अब हो कितने का? 28। तो 28 माइनस 20 अपान में इनिशियल कितनी थी? 20 थी। कितनी आ जाएगी? 8/20। 8/20 कितनी आ जाएगी? 0.4। तो क्या हुआ कि जो हमारा 0.4 ऑफ स्प्रिंग है वो पर ईयर पर लोटस प्लांट बढ़ रहा है, यानी कि 0.4 जो है वो ये लोटस की जो ऑफ स्प्रिंग है वो हर साल बढ़ रही है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 इंडिविजुअल हैं लेबोरेटरी पॉपुलेशन में जो 40 फ्रूट फ्लाई थी। ठीक है, तो 40 फ्रूट फ्लाई पॉपुलेशन में जो 4 इंडिविजुअल थे वो डेड कर गए, यानी कि मर गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, अगर मैं इसकी अगर डेथ रेट निकालूँ तो डेथ रेट किसने निकाल सकता हूँ? थे कितने? 40 थे। अब ठीक है, अब मर कितने के? 4। तो 4 का चेंज आया। अब ओरिजिनल कितने थे? 40। तो चेंज कितने का आ गया? 0.1। ये इसकी क्या हो जाएगी? डेथ रेट। ये इसकी हो जाएगी डेथ रेट। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमको जो है यहाँ से निकाल सकते हैं बर्थ रेट क्या होती है, डेथ रेट क्या होती है। बर्थ रेट क्या? चेंज अपान ओरिजिनल। डेथ रेट भी क्या है? चेंज अपान ओरिजिनल। डेथ रेट और ये सब तो ये डेथ रेट हो गया, बर्थ रेट हो गया, ये पॉपुलेशन के टर्म है, ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है। लेकिन बर्थ और डेथ जो होती है ये इंडिविजुअल की होती है, लेकिन बर्थ रेट और डेथ रेट ये पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो डेथ रेट है पॉपुलेशन की, वो उस समय लगभग 0.1 इंडिविजुअल फ्रूट फ्लाई के पर वीक डेथ हो रहे हैं। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि दूसरा जो एक तो हमारा जो हो गया क्या? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। एक तो डेथ रेट, दूसरा बर्थ रेट था। अगला जो हमारा जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है कौन है? सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो भी हम पॉपुलेशन में ही देखते हैं। इंडिविजुअल या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन के पास में सेक्स रेशियो होता है। जैसे 60% पॉपुलेशन में फीमेल हैं तो बाकी 40% जो है वो मेल है। पॉपुलेशन में 60% फीमेल हैं तो 40% मेल हो गए। ये सब क्या है? सेक्स रेशियो बताता है। सेक्स रेशियो जो है ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। मेल फीमेल जो इंडिविजुअल है वो आप इंडिविजुअल में देख सकते हैं, मेल है या फीमेल है। पॉपुलेशन जो है किसी भी दिए गए समय पे जो पॉपुलेशन होती है वो इंडिविजुअल के अलग अलग एज के इंडिविजुअल से मिलने से बनती है। किसी भी दिए गए समय पे जो पॉपुलेशन होती है वो अलग अलग एज के इंडिविजुअल के मिलने से बनती है। तो अब देखते हैं, जैसे एज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये क्या बताती है कि इंडिविजुअल का जो दिए गए एज या एज ग्रुप में इंडिविजुअल का परसेंट कितना है। तो उसके लिए जो हम प्लॉट करते हैं पॉपुलेशन के लिए, तो हमको जो रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर निकल के आता है उसको बोलते हैं एज पिरामिड। तो पॉपुलेशन अगर किसी दिए गए समय पे अगर हम देखते हैं तो वो अलग अलग एज के इंडिविजुअल से मिलकर बनती है। अब जो एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसकी जब हम प्लॉट करते हैं पॉपुलेशन के लिए, जो हमको रिजल्टेंट स्ट्रक्चर निकल के आता है वो होता है एज पिरामिड। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, ह्यूमन पॉपुलेशन में जो एज पिरामिड जनरली जो देखते हैं वो क्या होता है? मेल और फीमेल में मेल और फीमेल के एज के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करती है। तो पिरामिड का जो शेप है ये बताती है ग्रोथ, इस पॉपुलेशन की ग्रोथ स्टेटस को। तो पिरामिड का जो शेप होता है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ स्टेटस को बतलाती है। या तो पॉपुलेशन ग्रोइंग में होगी, या तो स्टेबल होगा, या तो डिक्लाइनिंग होगा। तीन ही तरीके की उसकी क्या हो सकती है? ग्रोथ स्टेटस हो सकती है, यानी पिरामिड का शेप हो सकता है। तो हमको यहाँ पे क्या दिया गया है? ये क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये क्या है? एक्सपेंडिंग है, मतलब एक ऐसी पॉपुलेशन है, ये हमारी ग्रोविंग पॉपुलेशन है, ये ग्रोविंग है। यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों क्या हैं? बराबर हैं, तो ये स्टेबल हो गई। ये क्या हो गई? डिक्लाइनिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है। प्री रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, तो कैसी होगी? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ये जो हमको एज पिरामिड दिए गए हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में, एज पिरामिड बतलाते हैं हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ स्टेटस के बारे में। अगला पैराग्राफ क्या कहता है कि जो पॉपुलेशन का जो साइज है, पॉपुलेशन का जो साइज है ये हमें और भी चीज़ें देती हैं कि उस हैबिटेट स्टेटस इन हैबिटेट, यानी कि पॉपुलेशन का जो साइज होता है ये और भी बहुत सारी जानकारी हमें बताती है कि उसका स्टेटस क्या है, उस हैबिटेट में उसका स्टेटस क्या है। इकोलॉजिकल प्रोसेसेस में हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं पॉपुलेशन में, जब हम इकोलॉजिकल प्रोसेसेस का जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमको निकल के आता है क्या कि कंपटीशन भी हो सकता है दूसरी स्पीसीज के साथ में, जिससे क्या है कि यहाँ पर प्रीडेटर का जो प्रभाव है और या तो
पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन का जो इफेक्ट है ये भी हमारी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकता है, पॉपुलेशन की साइज़ को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज इवेलुएट देम इन टर्म ऑफ एनी चेंज इन पॉपुलेशन साइज। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो प्रीडेटर हो गया, ये पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन हो गया, ये हमारी पॉपुलेशन की साइज़ को किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये जो चेंजिंग है, इसी चेंजिंग को हम जो लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, एक तरीके से बाद में भी बोल देंगे। तो जो साइज नेचर में जो है अगर कम है, साइज अगर नेचर में अगर कम है, तो जैसे एग्जांपल दिया गया साइबेरियन जो क्रेन है ये भरतपुर राजस्थान में हर साल आती हैं, जो लगभग 10 से कम नंबर में होती हैं, या तो मिलियंस में हो सकती हैं। जैसे किसी तालाब में क्लेमाइडोमोनास का नंबर जो है मिलियंस में हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या है, पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नीड नॉट नेसेसरी बी रिक्वायर्ड नंबर ओनली। इसको हम केवल पॉपुलेशन डेंसिटी को नंबर में नहीं मेजर कर सकते हैं। ऑल्दो टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हम केवल नंबर में नहीं कर सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम मेजर करते हैं अप्रोप्रिएट टोटल नंबर में। ठीक है, तो ये जो कुछ केसेज में जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो मीनिंगलेस हो जाती है या उसको डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे क्या दिया गया है, 200 कैरेट ग्रास हैं जिसको बोलते हैं पार्थेनियम हाइस्टेरोफोरस प्लांट। ये कैसी होती है हमारी, ये एलियन स्पीसीज है। ठीक है, ये हमारी जो है ये कैसी एलियन है, यानी कि एलियन वीड है। ये एलियन वीड्स हो गए, यानी कि हमारी कैसी है, इन्वेसिव वीड है। इसको लिख सकते हैं इन्वेसिव वीड। ये हमारी क्या है, इन्वेसिव वीड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया गया है 200 कैरेट ग्रास हैं, यानी पार्थेनियम हाइस्टेरोफोरस प्लांट हैं। लेकिन एक जो है यहाँ पे सिंगल बनियान ट्री है जिसकी लार्ज कैनोपी है। तो क्या कहना चाह रहा है कि 200 कैरेट ग्रास हैं लेकिन सिंगल जो है बहुत बड़ा जो है बनियान ट्री है। तो यहाँ पे जो हम पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर बनियान ट्री की अगर देखें तो बहुत लो हो जाएगी, लेकिन कैरेट ग्रास की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन डेंसिटी को हम क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट करके हम बनियान ट्री के इनॉर्मस रोल को देखते हैं, कम्युनिटी में उसका रोल क्या है। तो ऐसे केस में जो परसेंट कवर है या बायोमास है वो ज़्यादा मीनिंगफुल होता। हर जगह पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है यूजफुल नहीं होती है कि उस पॉपुलेशन के साइज़ को बतलाएं। जब ये मीनिंगफुल नहीं होती है, जब इसका रोल उतना नहीं होता है, तब हम इसको अंडर एस्टिमेट करके हम परसेंट कवर या बायोमास ज़्यादा वहाँ पर मीनिंगफुल हो जाता है, जिसके वजह से हमारे जो बनियान ट्री और कैरेट ग्रास के केस में हो गया। तो बनियान ट्री जो है यहाँ पे हमारी क्या है, बहुत ज़्यादा ही हमारी कम्युनिटी में रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन साइज को हम बायोमास या परसेंट कवर में हम मेजर करते हैं। जो टोटल नंबर जो होता है ये अगेन नॉट इजी। टोटल नंबर जो है आसानी से किसी भी बड़ी पॉपुलेशन में उसको अडॉप्ट करना, मेजर करना इम्पॉसिबल हो जाता है, उसको काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हमको जो है नो नीड टू नो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हमको एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी की जानकारी उतनी ज़रूरत नहीं होती, तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। तो जहाँ पर हमें पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है वहाँ पे उनको काउंट करना मुश्किल हो जाता है, टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो वहाँ पे हम इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के समय में हम एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी को हम नहीं समझते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे हम जो है रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इक्वली एक तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ़ फिश जो हैं वो टोटल पॉपुलेशन, इसकी जो टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी अगर मुझे लेक में देखना है तो मछलियों को देखते हैं कि हर बार पकड़ने में कितनी मछलियाँ आ रही हैं। ठीक है, वी आर मोस्टली ऑब्लिगेट टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली। तो हम पॉपुलेशन साइज को इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते हैं। पॉपुलेशन साइज को हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली, बिना उनको काउंट किए, बिना उनको देखे हुए। तो हम पॉपुलेशन साइज को इनडायरेक्टली मेजर करते हैं बिना उनको देखे हुए, बिना उनको काउंट किए हुए। जैसे नेशनल पार्क में टाइगर जब सेंसस की जाती है, टाइगर की जब जनगणना की जाती है, तो जो टाइगर रिजर्व होते हैं वो कैसे उसको काउंट करते हैं कि इस नेशनल पार्क में कितने टाइगर हैं। तो उनका जो बेस होता है उनका पग मार्क और फीकल पैलेट। तो पग मार्क और फीकल पैलेट जो होता है ये अलग अलग टाइगर का अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन की जो साइज होती है वो किसी भी स्पीसीज़ के लिए स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता है, बदलती रहती है। ठीक है, ये टाइम के साथ बदलती रहती है। ये किस पे डिपेंड करती है, इसके अलग अलग फैक्टर हैं। उनमें से एक फैक्टर है फूड की अवेलेबिलिटी, दूसरा है प्रीडेशन प्रेशर, तीसरा है एडवर्स वेदर। तो यहाँ पे 3 फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। पहला है फूड की अवेलेबिलिटी, दूसरी क्या होगी प्रीडेशन प्रेशर, तीसरा हो गया एडवर्स वेदर। ये 3 कारणों की वजह से जो हमारी पॉपुलेशन की जो साइज़ होती है वो स्टैटिक पैरामीटर नहीं होती, बदलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर किसी भी तरीके का अगर बदलाव आता है तो क्या हो सकता है, या तो वो जो है पॉपुलेशन फ्लोरिशिंग होगी यानी ग्रो कर रही होगी, या तो पॉपुलेशन क्या होगी, घट रही होगी, डिक्लाइन कर रही होगी। तो यहाँ पे जो इनका जो अल्टीमेट जो रीजन है वो पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या देखते हैं कि उस दिए गए हैबिटेट में यानी कि दिए गए समय में क्या बदलाव हुआ। तो क्या पॉपुलेशन जो है किस तरीके से चेंज हुई। तो इसके जो है 4 बेसिक प्रोसेसेस होती हैं जिन तरीक़ों से जो है हमारी पॉपुलेशन जो है चेंज हो सकती है।
उनमें से जो दो हैं ये हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाती हैं। उनमें से कौन कौन है? नेटेलिटी और इमिग्रेशन। नेटेलिटी और इमिग्रेशन क्या करती हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाती हैं, जबकि मॉर्टेलिटी और इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाती हैं। तो यहाँ पे जो नेटेलिटी हो क्या बताती है? नंबर ऑफ बर्थ, दिए गए पीरियड में कितने लोगों की जन्म हुआ, यानी नंबर ऑफ बर्थ कितनी हुई उस पॉपुलेशन में, उसको बोलते हैं। अगर उसमें कितनी बर्थ कितनी ऐड हो, उसमें अगर हम इनिशियल डेंसिटी में अगर उसको ऐड कर देते हैं तो हमारी नेटेलिटी आ जाती है। तो नेटेलिटी क्या है? नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन अ पॉपुलेशन। फिर उस जितने लोगों की बर्थ हुई उसको हम इनिशियल डेंसिटी में हम ऐड कर देते हैं। मॉर्टेलिटी क्या है? दिए गए समय में उस पॉपुलेशन में कितने लोगों की डेथ हुई है, वो हमारी मॉर्टेलिटी है। आई माइग्रेशन क्या कहता है? आई माइग्रेशन क्या कहता है कि सेम स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल उस हैबिटेट में आए हैं कहीं से भी, तो वो क्या, उसको हम क्या करते हैं? हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाती है। इमिग्रेशन क्या कहता है कि यहाँ पर किसी भी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल का नंबर है वो कितने उस हैबिटेट को छोड़ के चले गए हैं, वो हमारा इमिग्रेशन होता है। तो यहाँ पे जो दो फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर यानी कि इमिग्रेशन और नोटेलिटी, यानी आई एंड जो बी है, ये क्या करते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इमिग्रेशन और जो मोर्टेलिटी है ये क्या करते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे प्लस वाला जो सिंबल है बढ़ाने का काम है पॉपुलेशन डेंसिटी का, जो माइनस वाला सिंबल है हमारा ये क्या करेगा? पॉपुलेशन डेंसिटी को घटा देगा। तो यहाँ पे जो हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी का जो नंबर है वो n है उस टाइम पे। तो अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी t+1 टाइम में अगर देखते हैं तो कितनी हो जाएगी? हम पहले निकाल लेते हैं कितनी? रिलेटिव। तो यहाँ से क्या आ जाएगी? बर्थ रेट प्लस आई माइग्रेशन माइनस का डेथ रेट प्लस ई माइग्रेशन, यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में? NT प्लस NT। ये इनिशियल कितनी थी, वो चेंज कितना हुआ, इन सबको उठा के हम जोड़ देंगे तो हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी उस t+1 समय में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? NT+1 बराबर NT प्लस बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस का डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन हो गया। अब यहाँ से कहना क्या चाह रहा है? इस ऊपर दिए गए क्वेश्चन से हमको क्या पता चलता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बढ़ती है अगर बर्थ प्लस और इमिग्रेशन अगर ज़्यादा है, बर्थ और इमिग्रेशन अगर ज़्यादा हैं और डेथ और इमिग्रेशन क्या है? कम है। तो इस कंडीशन में हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है। और नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ रेट जो होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करने वाले जो नॉर्मल कंडीशन में फैक्टर कौन है? बर्थ और डेथ होती हैं। बाकी जो दो फैक्टर होते हैं उनको हम कुछ स्पेशल कंडीशन में हम देखते हैं। जैसे कि कोई हमारा नया हैबिटेट बना हुआ, अभी नया कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ पे जो है बर्थ रेट डेथ रेट को हम कंसीडर नहीं करते हैं। वहाँ पे आई माइग्रेशन जो है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ को ज़्यादा इफेक्ट करेगा बर्थ रेट के कंपेयर में, ठीक है। तो जब हमारी नई हैबिटेट बनता है, नई कॉलोनी बनती है, तो वहाँ पे इमिग्रेशन और हमारी जो है आई माइग्रेशन ये दोनों इफेक्ट करते हैं। तो इमिग्रेशन जो है क्या आई माइग्रेशन क्या करेगा? आई माइग्रेशन क्या करता है? पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाता है। और इमिग्रेशन क्या करता है? घटाता है। अगला क्या? ग्रोथ मॉडल। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी होगी? क्या प्रेडिक्टेबल पैटर्न होगा? क्या स्पेसिफिक होगी? इन सब चीज़ों के बारे में जो एक आइडिया निकल के आता है वो हमारा क्या होगा? उसको हम ग्रोथ मॉडल के टर्म में हम समझते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है ये प्रॉब्लम भी है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो क्या बोला? इट इज़ देयरफॉर नेचुरल फॉर अस टू क्यूरियस टू डिफरेंट एनिमल पॉपुलेशन नेचर। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम लोगों को थोड़ा सचेत होना चाहिए, हमें जानकारी मिलनी चाहिए कि जो अगर अलग अलग एनिमल पॉपुलेशन जो है नेचर में जो है वो सेम तरीके से अगर बिहेव करेंगे तो क्या हो सकते हैं? कुछ उनमें से रिस्ट्रेंड हो सकते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे क्या बोला है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना चाह रहे हैं? हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये भी चीज़ें हैं कि नेचर से दो से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें समझना चाहिए और पॉपुलेशन की ग्रोथ को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो ग्रोथ मॉडल है यहाँ पे दो तरीके का हो सकता है, एक एक्सपोनेंशियली होता है, दूसरा हमारे पास में लॉजिस्टिक होता है। तो हम पहले देख लेते हैं एक्सपोनेंशियली। तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ में क्या है? यहाँ पे फूड और स्पेस जो होता है, यानी कि रिसोर्सेज में फूड और स्पेस दोनों आ जाते हैं। तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस तरीके की ग्रोथ के लिए क्या हो जाएगी? अनइम्पीडेड हो जाएगी। मतलब रिसोर्सेज कैसे हो गए? बहुत ज़्यादा हो गए। तो जब रिसोर्सेज हैबिटेट में अनलिमिटेड होते हैं तो हर स्पीसीज क्या करेगी? उसके पास एबिलिटी होती है कि पूरी तरीके से अपना फुल पोटेंशियल दे करके अपने नंबर को बढ़ाए। तो डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया? नेचुरल सिलेक्शन अपनी थियरी में इन्होंने क्या देखा? नेचुरल सिलेक्शन की थियरी में डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियली या ज्योमेट्रिक फैशन में होती है। अगर पॉपुलेशन का साइज n है, बर्थ रेट जो है टोटल नंबर बट पर कैपिटा बर्थ, ठीक है। तो ये जो है हमारी d से रिप्रेजेंट करते हैं, डेथ रेट को d से स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी जो है दिए गए टाइम इंटरवल में या तो बढ़ सकती या तो घट सकती। कुल मिला के हमारा क्या है? b यहाँ पे क्या बताता है?
जो बी है, ये बी हमारा बताता है बर्थ को, ठीक है। तो हमारा क्या है, पर कैपिटा बर्थ। बी क्या है, पर कैपिटा बर्थ। बी जो बताता है पर कैपिटा बर्थ को बताता है, ठीक है। या इसी को बताते हैं बर्थ रेट बोल सकते हैं, या इसी को हम बर्थ रेट बोलते हैं। ये हमारी बर्थ रेट होती है। स्मॉल डी जो होती है पर कैपिटा डेथ को बताता है, ये पर कैपिटा डेथ को बताता है। या इसी को बोलते हैं डेथ रेट भी बोल सकते हैं, ये हमारी डेथ रेट भी हो सकती है। अब यहाँ पे n क्या है पॉपुलेशन में, या तो हमारी बढ़ सकती है या तो घट सकती है। तो यहाँ पे क्या बोला है, dn/dt इक्वल टू r इंटू में n हो जाता है। अब यहाँ से हम r कैसे ला सकते हैं, r कैसे लाते हैं, बर्थ माइनस डेथ रेट, ये हमारा r हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो यहाँ पे r है, r क्या बताता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को बताता है। स्मॉल r क्या बताता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हम किसी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर की वजह से हम पॉपुलेशन ग्रोथ को देख सकते हैं कि वो बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। उसको हम समझने के लिए हमें आर को समझना पड़ेगा, यानी बर्थ और डेथ रेट को, ठीक है। तो ये आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि हम जो है कुछ आइडिया देते हैं। यहाँ पे क्या दिया, आर की वैल्यू जो दी गई है, तो नॉर्वे रेट के लिए जो आर की वैल्यू होती है 0.015 है, फ्लोर बीटल के लिए 0.12 है। 1980 में जो आर की वैल्यू थी ह्यूमन पॉपुलेशन के इंडिया में वो 0.0205 थी, ठीक है। तो यहाँ से हम करंटली वैल्यू हम अलग अलग तरीक़ों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अगर हमें बर्थ रेट और डेथ रेट अगर पता है तो यहाँ से ये पॉइंट लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बोल सकता है, तो जो यहाँ पे नॉर्वे रेट है, नॉर्वे रेट में जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी थी, 0.015 थी, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, फ्लोर बीटल के लिए जो आर की वैल्यू थी वो कितनी थी, 0.12 थी आर की वैल्यू। और 1981 में जो इंडिया की जो आर की वैल्यू थी, कितनी थी, 0.0205 थी। तो आर की वैल्यू इतनी थी। तो हम यहाँ से हम अलग अलग तरीक़ों से हम किसी भी पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें ग्रो हो रहा है या डेथ हो रहा है। तो अगर मुझे बर्थ रेट और डेथ रेट अगर हमको पता है तो हम ऊपर दिए गए क्वेश्चन से हम ये पता कर सकते हैं, बताती है एक्सपोनेंशियली या ज्योमेट्रिक ग्रोथ को पैटर्न को बताती कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होने का जो पैटर्न है वो एक्सपोनेंशियली या ज्योमेट्रिक है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हमको जो शेप मिलता है कर्व का वो जे शेप मिलता है। जब नंबर आप पॉपुलेशन को टाइम के रिस्पेक्टेड जब हम प्लॉट करते हैं तो हमको जो शेप मिलता है वो हमको जे शेप का मिलता है, ठीक है। तो हम जो है इसको इंटीग्रल फॉर्मेट में भी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन को हम इंटीग्रल फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी। एन टी क्या है, आफ्टर टाइम टी पॉपुलेशन डेंसिटी। टी एन नॉट क्या है, टाइम जीरो पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। स्मॉल आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। स्मॉल ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन जो है हमारी वो एक्सपोनेंशियली तब ग्रो करती है जब रिसोर्सेज कैसे हों, अनलिमिटेड हों। तो उस समय जो है पॉपुलेशन जो होगी, पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। जैसे डार्विन ने क्या देखा कि जो ग्रोविंग जो एनिमल थे, जैसे एलिफेंट जो हैं, ये बहुत ज़्यादा नंबर में थे इन अब्सेंस ऑफ चीक के अब्सेंस में एलिफेंट का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया था। फॉलोइंग इज कौन है, एनिकोडोट पॉपुलरली नरेटेड टू डिमॉन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली हाउ फास्ट ह्यूज पॉपुलेशन। तो ये बताते हैं कि ये किस तरीके से जो पॉपुलेशन जो बहुत बड़ी हो जा रही है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो जा रही है, कब, जब एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम में कुछ देख लेते हैं। तो हमको यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी यानी एन जो है ये वाई एक्सिस में दिया गया है, ठीक है। और जो टाइम है वो एक्स एक्सिस में दिया गया है। एक्स एक्सिस पे उसी को रखते हैं जो वाई पे डिपेंड ना करे। जो वाई एक्सिस पे होगा वो एक्स एक्सिस पे डिपेंड करेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, इस केस में रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। और यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाएंगे तो ये हमारा शेप कैसा जाएगा, जे शेप हो जाएगा। तो ए जो हमको बतलाता है वो ए वाला जो है ये हमारा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ बताता है, या हमको जो है क्या बताएगा, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ बताता है। बी वाला जो है, बी वाला क्या बताता है, यहाँ पे हमारी कैरिंग कैपेसिटी लिमिटिंग है। सॉरी, यहाँ पे जो के बताएगा, के को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी बताती फूड और स्पेस की अवेलेबिलिटी अगर लिमिटेड है तो ग्राफ कैसा जाएगा हमारा, एस शेप जाएगा, जो कि लॉजिस्टिक ग्रोथ का मॉडल होगा। अगर अनलिमिटेड है, फूड और स्पेस की अवेलेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है, तो ग्राफ कैसा जाएगा, जे शेप यानी एक्सपोनेंशियली चला जाएगा। तो के यहाँ पे क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, यहीं पे लिखा है। तो ये हमारी कैरिंग कैपेसिटी दी गई है। चलिए अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो हमको यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के मॉडल के लिए कहानी बताई गई है। वो कहानी क्या है,
कहानी क्या है यहाँ पे कि एक राजा था और एक मंत्री था। राजा और मंत्री के बीच में एक चेस गेम खेला गया। तो राजा जो है कॉन्फिडेंटली जो है उस गेम को जीत गया। तो राजा ने क्या किया कि मंत्री से उस बेट के बदले में उससे कुछ मांगने को कहा। तो मंत्री ने क्या किया, मंत्री ने क्या किया कि वो जीत गया है, ठीक। तो वो चाहता है कि उसे कुछ गेहूं के दाने दे दिए जाएं, ठीक है। वो उसको कुछ गेहूं के दाने दे दिए जाएं। वो क्या कहता है कि चेस बोर्ड पे एक स्क्वायर में एक दाना रखा जाएगा, फिर अगले स्क्वायर में 2 दाने, फिर तीसरे स्क्वायर में 4 दाने, चौथे स्क्वायर में 8 दाने। इस तरीके से जो नेक्स्ट स्क्वायर में जो गेहूं के जो दाने रखे जाएंगे वो पहली वाली क्वांटिटी का जस्ट डबल होगा। तो इस तरीके से राजा ने क्या देखा कि उसके पास में तो चेस में 64 स्क्वायर पूरे हैं। तो इस तरीके से राजा ने एक्सेप्ट किया कि वो बेट जो है उसमें देखा कि उस पर पूरी तरीके से उसको भरना जो है पूरी तरीके से सी बेट वाज सो ईजी। बहुत राजा द किंग फेल्ट दैट फुलफिलिंग द मिनिस्टर बेट वाज सो ईजी। तो उसको राजा को लगा कि ये जो मिनिस्टर की जो मंत्री की जो बात है ये बहुत आसान है, इसको दे दिया जाता। तो सिंगल ग्रेन जो है पहले स्क्वायर पे रखा गया, फिर दूसरे को रखा गया। इस तरीके से उसको लगा कि इसको भरते भरते बहुत समय करा जाएगा और लगभग इसको जो है उसके पूरे राज्य के सारे गेहूँ के दाने भी इसको 64 स्क्वायर को भरने में कम पड़ जाएंगे। तो इससे हमको क्या पता चलता है, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है कि जो ग्रोथ थी वो कैसी थी। पहले एक था दाना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक दाना था, फिर 2 था, फिर 4 था, फिर 8 था, फिर 16 था, फिर 32 था, फिर 64 था। ये हमको कैसे ग्राफ मिल रहा है, जे शेप का मिल रहा है, यानी कि एक्सपोनेंशियली। तो इस कहानी से हमको यही पता चलता है कि इसका जो ग्रोथ पैटर्न है, इस कहानी से यही पता चलता है कि इसका जो ग्रोथ पैटर्न है वो क्या है। ग्रोथ पैटर्न जो है वो कैसा है, एक्सपोनेंशियली, ठीक है। ये हमारा जो ग्रोथ पैटर्न था इस कहानी से वो एक्सपोनेंशियली था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैरामीशियम जो है स्टार्ट करता है जस्ट एक इंडिविजुअल से डिवाइड करना चालू करता है बाइनरी फिजन से, फिर जस्ट अगले दिन डबल होता जाता है। तो इमेजिन करो कि ये जो है लगभग 64 दिन में कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका भी ग्रोथ कैसा होगा, एक्सपोनेंशियली हो जाएगा। इसका भी ग्रोथ कैसा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली हो जाएगा। फिर अगला हमको जो ग्रोथ मॉडल दिया गया है वो किसके बारे में बताया गया, लॉगिस्टिक ग्रोथ के बारे में। लॉगिस्टिक ग्रोथ बताता है यहाँ पर कोई भी पॉपुलेशन किसी भी स्पीसीज की नेचर में अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं इसको मिलती, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को परमिट नहीं करती है, ठीक। तो इसका रीज़न क्या होता है कि उसमें कंपटीशन होगा इंडिविजुअल के बीच में, क्योंकि रिसोर्सेज हैं लिमिटेड। तो इंडिविजुअल जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, वही रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो बहुत सारे कंट्री की जो गवर्नमेंट हैं वो क्या करते हैं, इस फैक्ट को रियलाइज़ की हैं और उन्होंने अलग अलग इसको रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, ह्यूमन पॉपुलेशन की लिमिट कर दी है, यानी कि व्यू टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। नेचर में जो है दिए गए हैबिटेट में रिसोर्सेज अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो ग्रोथ फर्दर नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो वो जो लिमिट होती है नेचर की, उसी लिमिट का नाम है कैरिंग कैपेसिटी, जो किसी भी हैबिटेट में स्पीसीज के लिए अलग अलग होती है। पॉपुलेशन ग्रोविंग जो है, यानी कि किसी भी हैबिटेट में अगर पॉपुलेशन अगर ग्रो कर रही है, अगर वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो शुरुआती समय में लैग फेज होगी, उसके बाद में एक्सेलरेटिंग फेज होती है, उसके बाद में डी एक्सेलरेटिंग होती है, फाइनली एसिम्प्टोमेटिक फेज आ जाती है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो जब तक कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँच जाती है उसके बाद में जो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरीके का जो हमको जो रिजल्ट आता है ग्राफ का वो कैसा होगा, सिग्मॉइड कर्व होगा, एस शेप का होगा। तो इस टाइप की पॉपुलेशन ग्रोथ को बोलते हैं वर्लहॉस्ट पैरेलल ग्रोथ। तो इसको किससे एक्सप्लेन किया जा सकता है, dN/dt इक्वल टू RN/K/N। यहाँ पे K क्या है, यहाँ पे K क्या बताया गया है, कैरिंग कैपेसिटी को बताया गया है। K यहाँ पे क्या है, कैरिंग कैपेसिटी को बतलाया गया है, ठीक। तो यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेटिंग जो फेज है, एक्सेलरेटिंग फेज को जो है ये लॉग फेज भी बोलते हैं, एक्सेलरेटिंग फेज को लॉग फेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी जो पहली वाली पार्ट है, ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है, ठीक है। ये हमारा तीसरा वाला है, ये हमारा चौथा वाला। तो यहाँ पे हमको जो दिखाया गया ये ए वाला क्या है, ये हमारा लैग फेज है, ये लैग फेज है। जे वाला जो हमारा है ये हमारा क्या है, लॉग फेज है, ठीक है। बी वाला जो हमारा क्या है, ये हमारा कैसा हो जाएगा, एसिम्प्टोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हाँ एसिम्प्टोमेटिक हो जाए, उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये हमारा डिक्लाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्लेटू फेज आ जाता है लास्ट में। तो यही हमको यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, लैग फेज आता है, पहले जो लैग फेज आएगा, उसके बाद में एक्सेलरेटिंग या लॉग फेज आता है, उसके बाद में डी एक्सेलरेशन आता है और लास्ट में क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है। तो हमारा जो है इसका इक्वेशन जो है dN/dt इक्वल टू RN/K-N/K होता है। तो यहाँ पे जो n है वो पॉपुलेशन डेंसिटी t टाइम पे कितनी है, r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को बताता है, कि यहाँ पे क्या है, कैरिंग कैपेसिटी को बतलाता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अगर रिसोर्सेज
ग्रोथ के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो एनिमल पॉपुलेशन जो है, अगर ग्रोथ रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हैं तो एनिमल पॉपुलेशन क्या करेगी, कुछ ही फाइनाइट ही ग्रो कर पाएगी, यानी कि वो क्या होगी, तत्काल ही कुछ समय के बाद में लिमिट लग जाएगी। तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है ये मोर रियलिस्टिक होता है, यही नेचर में एग्जिस्ट करता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ही नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक, गवर्नमेंट सेंसस डाटा के अनुसार जो है पॉपुलेशन फिगर जो इंडिया में लगभग 100 सालों की कंपेयर में आज अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। अब देखते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में क्या है कि पॉपुलेशन जो है मैक्सिमम इवाल्व होती है अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस की वजह से, जिसको बोलते हैं डार्विन फिटनेस। ठीक है, यहाँ पे जितनी ज़्यादा आर की वैल्यू होगी, आर क्या है, इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, जितनी ज़्यादा आर की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी और उस हैबिटेट में वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सिलेक्शन का प्रेशर हो गया, ऑर्गेनिज्म कुछ कंडीशन में क्या करता है, बहुत ज़्यादा ही मोर इफिशिएंटली रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी को अपनाता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ब्रीड करते हैं केवल अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार, जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश हो गई और बैम्बो। पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बो जो लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करते हैं, और कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो लाइफ टाइम में कई बार ब्रीड करती हैं, जिसमें बर्ड आ जाती है, मैमल आ जाती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लार्ज नंबर में लेकिन छोटे साइज़ में ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ऑयस्टर हो गया, पेल्जिक फिश हो गया। लेकिन कुछ ऐसे हैं लेकिन छोटे नंबर में लेकिन बड़े साइज़ में ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बर्ड और मैमल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिजायरेबल जो है मैक्सिमम फिटनेस होती है, यहाँ पे मैक्सिमम फिटनेस जो है डिजायरेबल होती है। इकोलॉजिस्ट ने क्या सजेस्ट किया, जो लाइफ होती है, जो ऑर्गेनिज्म की जो हिस्ट्री की जो लाइफ यानी कि ट्रेड ऑर्गेनिज्म के ट्रेड की जो हिस्ट्री की जो लाइफ है वो कैसी है, वो कुछ एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट की वजह से ही इवाल्व होती है, उनका उसके साथ कैसा इंटरेक्शन था हैबिटेट में, फिर वहाँ पे वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। कि जो क्या कहते हैं ट्रेड की हिस्ट्री की जो लाइफ की इवोल्यूशन है उसमें क्या करते हैं, अलग अलग स्पीसीज जो होती है करंटली वहाँ पे रहते हैं, तो इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, फिर उनके अनुसार जो है करंट डाटा निकालते हैं। अगला क्या, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो हम क्या देख सकते हैं, किसी भी नेचुरल पॉपुलेशन में, किसी भी नेचुरल हैबिटेट में अर्थ के ऊपर जो है हम कोई भी सिंगल स्पीसीज जो है नहीं रह सकती। ठीक, नो सच हैबिटेट, कोई भी ऐसा हैबिटेट नहीं है इस सिचुएशन में जो कैसा हो, सिंगली रह रहा हो कोई भी स्पीसीज। तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज जो होती हैं आपस में इंटरेक्ट करती हैं, वो क्या करती हैं, आपस में दूसरे के साथ में फीड करती हैं। यहाँ तक कि प्लांट स्पीसीज भी अपना फूड जो है बनाती हैं, लेकिन वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, उनको सॉइल माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में जो होता है उसको तोड़ा जाता है, उसके बाद में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को दोबारा एब्जॉर्ब किया जाता है, तब जाके प्लांट जो है अपनी पॉपुलेशन को मैनेज कर पाता है। प्लांट अपनी पॉपुलेशन को बिना एनिमल एजेंट के मैनेज नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो नेचर में एनिमल, प्लांट और माइक्रोब्स जो होते हैं ये जो हैं मतलब सिंगली आइसोलेट नहीं रह सकते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग तरीक़ों से और बनाते हैं, बायोलॉजिकल कम्युनिटी बना देते हैं। यहाँ तक कि जो कम से कम जो कम्युनिटी होती है वो भी आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड होती है। तो कोई ऐसा नहीं है जो रेडली क्या हो, सिंगली एग्जिस्ट कर रहा हो। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो होता है, इंटर स्पेसिफिक जो इंटरेक्शन होता है दो अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन के बीच का होता है। ये बेनिफिशियल हो सकता है, डेट्रीमेंटल हो सकता है, यहाँ तक कि न्यूट्रल हो सकता है, यानी ना तो फ़ायदा करेगा ना तो नुकसान करेगा। बेनिफिशियल का मतलब होता है प्लस होता है, डेट्रीमेंटल का मतलब नुकसान होता है, न्यूट्रल मतलब जीरो होता है। इन तीन तरीक़ों से हो सकता है। तो इनको जो है दोनों स्पीसीज को अफेक्टेड हो सकती हैं। अब यहाँ पे प्लस साइन जो है बेनिफिशियल को बतलाता है, यहाँ पे जो प्लस साइन है बेनिफिशियल को बतलाता है, माइनस साइन जो है ये डेट्रीमेंटल को बताता है, जीरो साइन न्यूट्रल इंटरेक्शन को बतलाता है। तो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ टेबल में दिया गया है। टेबल में क्या है, टेबल में दिया गया अगर दोनों स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है तो होगा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल क्या हो गया, हमारे पास में क्या आता है, लाइकेंस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे क्या जाते हैं, अगर दोनों को नुकसान होता तो कंपटीशन होगा, अगर एक को फ़ायदा एक को नुकसान हुआ तो प्रीडिएशन। तो प्रीडिएशन और पैरासिटिज्म में एक स्पीसीज को फ़ायदा होता दूसरे स्पीसीज को नुकसान होता, और कॉमन सिलिज्म में एक को फ़ायदा एक को कुछ नहीं होता, लेकिन एमएन सिलिज्म में एक को नुकसान एक को न्यूट्रल रहती। तो इसका जो है एंटीबायोटिक आ जाती है। एमएन सिलिज्म का एग्जाम्पल एंटीबायोटिक आ जाती है। ठीक है, अब इन्हीं को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। तो क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को बेनिफिट रहता है, जबकि कंपटीशन में दोनों जो होती हैं लूज़ करते हैं, दोनों का अमाउंट घटता है, दोनों आपस में फाइट करते हैं। जबकि पैरासिटिज्म और प्रीडिएशन में केवल एक स्पीसीज ही बेनिफिटेड रहती है, पैरासाइट या प्रीडिएटर। तो पैरासिटिज्म में पैरासाइट और प्रीडिएशन में प्रीडिएटर जो होता है बेनिफिट रहता है, और दूसरा क्या होता है, नुकसान होता है। दूसरा डेट्रीमेंटल यानी उसको नुकसान होता है, जैसे होस्ट और प्रे। तो क्या कहते हैं, उनमें से अगर एक स्पीसीज बेनिफिटेड है, दूसरी क्या है, ना तो फ़ायदा है ना तो नुकसान है, तो उसको बोलते हैं हम कॉमन सिलिज्म, उसको बोलते हैं कॉमन सिलिज्म। जबकि एमएन सिलिज्म में एक स्पीसीज क्या होती है, हार्मफुल होती है, दूसरी अनअफेक्टेड होती है यानी न्यूट्रल होती है। तो प्रीडिएशन, पैरासिटिज्म और कॉमन सिलिज्म, प्रीडिएशन, पैरासिटिज्म और कॉमन सिलिज्म जो हैं ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं और साथ साथ रहती हैं।
तो प्रीडिएशन, पैरासिटिज्म और कॉमर्शियलिज्म ये ऐसे जो रिलेशन है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है जो साथ साथ रहते हैं, साथ साथ देखने को मिल सकते हैं। प्रीडिएशन में क्या होती है कि यहाँ पर ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एनर्जी को फिक्स करते हैं। और यहाँ पे जो कम्युनिटी में कोई ऐसा एनिमल नहीं है जो प्लांट को ना खाता हो, यानी कि सब प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम ये क्या इमेजिन कर सकते हैं कि नेचर में प्रीडिएशन जो है वो क्या करता है कि हायर ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का काम करता है प्लांट से। तो हम सोच सकते हैं प्रीडेटर और प्रे के बारे में, जो कि जैसे टाइगर और डियर है, ये हमारे दिमाग में आता है, ठीक। और दूसरा क्या, स्पैरो जो है सीड को खाती है, नो लेस प्रीडेटर, ठीक। तो यहाँ पे एनिमल जो हैं वो प्लांट को खाते हैं, तो यहाँ पर हम उन एनिमल को बोलते हैं हर्बीवोर्स। जो एनिमल प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट को खाते हैं, उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। और दूसरे टर्म में हम दोनों को क्या बोल देते हैं, आगे क्या होंगे, वो कार्निवोर्स कहलाते हैं, जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। अगला क्या है, एक्टिंग अ कंडक्ट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल। अगर ट्रॉपिक लेवल में मुझे एनर्जी का अगर ट्रांसफर देखना है तो यहाँ पर प्रीडिएटर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर एनर्जी का लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल में अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे प्रीडिएटर बहुत ज़्यादा ही अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए प्रे की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे प्रीडिएटर जो है प्रे के स्पीसीज को हाई पॉपुलेशन डेंसिटी तक पहुँचने में कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इकोसिस्टम का जो कारण है उसी की वजह से क्या होगा, इंस्टेबिलिटी आ सकती है। तो यहाँ पर प्रे और प्रीडिएटर, तो प्रे की स्पीसीज जो है बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएगी तो पॉपुलेशन, हमारा इकोसिस्टम कैसा होगा, इनस्टेबल हो जाएगा। इसको ऐसा ना हो तो क्या होता है कि प्रीडिएटर जो होते हैं उस प्रे को अफेक्ट करते हैं, प्रे को कंट्रोल में रखते हैं। कुछ एक्जोटिक स्पीसीज होती हैं जो किसी जियोग्राफिकल एरिया में ला करके छोड़ दी जाती हैं, तो वो उनको बोलते हैं इन्वेसिव स्पीसीज। वो क्या करती हैं, बहुत तेज़ी के साथ में ग्रो करती हैं। और वो जो है वहाँ पर जो नेचुरल प्रीडेटर होता है डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रीडेटर। जहाँ पे नेचुरल प्रीडेटर नहीं होता वहाँ पर हम जो है फॉरेन से एक्जोटिक स्पीसी ला करके छोड़ देते हैं। जैसे प्रिकली पियर कैक्टस जो है, जैसे क्या दिया गया है, प्रिकली पियर जो कैक्टस है ये ऑस्ट्रेलिया में छोड़ा गया। शुरुआती समय में 1920 के समय में क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेंज की मिलियन ऑफ हेक्टेयर में क्या हुआ, बहुत तेज़ी के साथ में फैल गया है वो एक तरीके से। तो वहाँ पर क्या किया गया, तो यहाँ पे क्या बोला, प्रिकली पियर कैक्टस जो है ऑस्ट्रेलिया में मिलियन ऑफ हेक्टेयर ज़मीन पे बहुत तेज़ी के साथ में स्प्रेड कर गया। तो वहाँ पे एक इन्वेसिव कैक्टस को उसको कंट्रोल में लाने के लिए छोड़ दिया गया। कुछ ही दिनों के बाद में देखा गया जो वहाँ पे कैक्टस फीडिंग जो प्रीडेटर था वो कौन था, मॉथ था, जो कि नेचुरल हैबिटेट में इंट्रोड्यूस किया गया। तो वहाँ पर उसको क्या किया, कंट्रोल कर लिया। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड जो होते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे पेस्ट कंट्रोल हो गया, ये भी क्या होते हैं, प्रीडेटर की अवेलेबिलिटी पर ही होते हैं। प्रीडेटर क्या करते हैं, प्रे की पॉपुलेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं और उनको मेंटेन भी करते हैं कि उस कम्युनिटी में उनकी स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी ज़्यादा ना हो। तो इनकी जो इंटेंसिटी होती है, कंपटीशन की इंटेंसिटी को घटाते भी हैं ताकि जो है प्रे और प्रेडेटर के बीच में इंटरेक्शन बना रहे। रॉकी इंटरटाइडल जो कम्युनिटी है अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, वो वहाँ पे स्टार फिश पाइस्टर जो है वो इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है। तो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में स्टार फिश पाइस्टर जो है ये इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि जो स्टार फिश है वहाँ से जब हटा लिया गया, मतलब अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से स्टार फिश पाइस्टर को जब रिमूव कर दिया गया तो वहाँ पे क्या देखा गया, 10 स्पीसीज से भी ज़्यादा जो इनवर्टिब्रेटा की जो स्पीसीज थी वो उसी एक ही साल के अंदर क्या हुई, गायब हो गई। तो क्यों का इसका कारण क्या था, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, यानी आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होने लगा। अगर प्रीडेटर जो है टू एफिशिएंट होते हैं और एक ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं प्रे को, और ये मान लो कि ये भी जानते हैं कि अगर इनको ज़्यादा अगर फीड करेंगे तो ये भी क्या हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। प्रीडेटर विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर लैक ऑफ फूड, क्योंकि वहाँ पे फूड नहीं होगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि वाई प्रीडेटर इन द नेचर ऑफ प्रूडेंट। तो प्रीडेटर जो होते हैं प्रूडेंट नेचर के होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। प्री जो स्पीसीज होती हैं वो क्या करते हैं, प्रीडेटर से बचने के लिए, रेडिएशन से बचने के लिए अलग अलग डिफेंस अपना जो है सिस्टम अप्लाई करते हैं। जैसे इंसेक्ट की कुछ स्पीसीज हो गई, फ्रॉग की कुछ स्पीसीज हो गई, ये क्या करती हैं, कामोफ्लेज करती हैं, यानी कि कलर चेंज करती हैं, जिससे क्या होता है, प्रीडेटर उनको क्या करेगा, डिटेक्ट नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता है, ठीक है। और वो प्रीडेटर से क्या होते हैं, बच जाते हैं। और कुछ पॉइजनस प्रीडेटर होते हैं, कुछ पॉइजनस होते हैं उनमें से। तो यहाँ पर उन प्रीडेटर्स को क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं पॉइजन से, जो है जैसे मोनार्क बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा डिस्टेस्टेबल होती है। तो इसको प्रीडेटर क्या करते हैं, यानी बर्ड जो होती है इसको नहीं खाते। क्यों, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई के पास में क्या होता है, एक स्पेशल केमिकल होता है इसकी बॉडी में। ये इस केमिकल कब आता है, जब ये क्या करती है, कैटरपिलर स्टेज में होती है। तो इसमें ये क्या करती है, बटरफ्लाई पॉइजनस वीड को वे फीड करती है, जिसकी वजह से उस पॉइजनस वीड से इसके अंदर क्या आता है, वो पॉइजनस केमिकल आ जाता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता और जो बर्ड होते हैं उनको नहीं खाते। प्लांट के लिए जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्रीडेटर होते हैं। प्लांट के लिए हर्बीवोर्स प्रीडेटर हैं। लगभग 25% सारे इंसेक्ट जो होते हैं फाइटोफैगस होते हैं। नियरली 25% सारे इंसेक्ट में से लगभग 25% जो है फाइटोफैगस होते हैं, यानी प्लांट के सैप पे या प्लांट के दूसरे पार्ट को खाते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि प्लांट की तरह एनिमल
प्लांट की तरह एनिमल जो होते खुद खाना तो नहीं बना सकते हैं, ना तो प्लांट जो है आपस में इधर उधर भाग सकते हैं, लेकिन एनिमल क्या करते हैं, देयर कैन नॉट रन अवे, यानी कि एनिमल जो है भाग जाते हैं जबकि प्लांट नहीं भाग सकते अपने प्रेडिटर से। तो प्लांट क्या करते हैं, उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए अपने मार्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस बना लेते हैं ताकि उनको हर्बीवोरस यानी प्रेडिटर उनको ना खा सकें। जैसे थॉर्न जो है एकेसिया और कैक्टस में, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन है मार्फोलॉजिकल चेंजिंग, जो कि उसको डिफेंस करता है। यानी हर्बीवोर्स जो होते हैं, जो एकेसिया और कैक्टस हैं, कांटे बना लेते हैं जिससे उनको खा नहीं पाते हैं। बहुत सारे प्लांट जो हैं वो कुछ केमिकल को स्टोर करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, जिसकी वजह से हर्बीवोर उनको खाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो उनके इन हैबिट पे, यानी कि उसका डाइजेशन पे, उनकी फीडिंग पे, उनकी रिप्रोडक्शन पे डिस्टर्ब हो जाता है और फाइनली मर जाते हैं। इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, उसको नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, एक वीड है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस जो एम्बेंगडन फील्ड में ग्रो कर रहा था, ठीक है। तो वहाँ के जो प्लांट प्रोड्यूस वहाँ पे क्यों ग्रो कर रहा था, क्योंकि वो क्या करता है, प्लांट प्रोड्यूस करता है पॉइजनस कार्डियोग्लाइकोसाइड। कैलोट्रोपिस में केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। इसको जो कभी भी कैटल या गोट्स नहीं खाती हैं। क्यों नहीं खाती हैं, क्योंकि ये जो है ये क्या करता है कि उसको डिस्टेस्टेबल होता है, उसको केमिकल उस बॉडी में जा करके परफोरेशन वगैरह काज कर सकता है। तो कैटल और गोट जो होती हैं, वाई यू नेवर सी एनी कैटल और गोट ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट, तो इसी कारण वजह से कोई कैटल या गोट जो है इस प्लांट को नहीं खाती है। और भी बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो अलग अलग प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, लेकिन उनका हम कॉमर्शियल स्केल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्राइसिन, ओपियम, ये सब हो जाते हैं। ये सब क्या है कि ब्राउजर यानी ग्रेजर्स और ब्राउजर के अगेंस्ट में अपना डिफेंस मैकेनिज्म में प्लांट तैयार करते हैं, लेकिन हम इसको जो है कॉमर्शियल स्केल पर ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसका यूज़ करते हैं। कॉम्पिटिशन में क्या बताया गया है, डार्विन स्पोक्स, डार्विन ने क्या देखा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो डार्विन ने क्या देखा कि नेचर में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एग्जिस्ट करता है। तो इसमें जो है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, ये बहुत ही पोटेंट फोर्स होता है जो कि उसमें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन लाता है। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है ये बहुत ज़्यादा ही जिम्मेदार होता है। जनरली कंपटीशन जो है ये किस में देखने को मिल सकता है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में देखने को मिल सकता है जो कि सेम रिसोर्सेज पे फीड कर रही हों और वहाँ पे रिसोर्सेज कैसे हों, लिमिटिंग हों। लेकिन बट दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। पहले क्या होती है, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज जो होती हैं उस सेम रिसोर्सेज पे कम्पीट करती हैं, उसके बाद में धीरे धीरे उसका नंबर घटने लगेगा, तब जाके आपस में कंपटीशन तेज़ी से बढ़ता है। कुछ केसेस में जैसे सैलो साउथ अमेरिकन लैक्स में फ्लेमिंगो विजिटिंग जो फ्लेमिंगो थी और वहाँ पे जो फिश रह रही थी उनके बीच में क्या हुआ, सेम फूड के लिए कंपटीशन चला। तो जो प्लैंकटन लैक में जो है ये जो है रिसोर्सेज इनका सेम नहीं हो सकता, तो इनमें क्या होगा, इंटरस्पेसीज कंपटीशन नहीं पाया जाएगा। फीडिंग एफिशिएंसी जो है ये भी डिटरमाइन करती है। तो फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस टू इंटरफेरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज। जिसकी फीडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा खा लेगी और जिसकी कम होगी वो दूसरे को क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, अगर रिसोर्सेज फूड और स्पेस जो है बहुत ज़्यादा है तब भी। कंपटीशन जो सबसे बेस्ट डिफाइन प्रोसेस है कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक स्पीसीज की फिटनेस जो है दूसरे स्पीसीज को क्या करती है, कम कर देती है। यानी कि एक स्पीसीज की फिटनेस जो है दूसरे स्पीसीज को क्या करेगी, लोअर कर देती है। तो यहाँ पर स्पीसीज की जो फिटनेस है वो किससे मेजर करते हैं, स्मॉल आर से। स्मॉल आर क्या, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। तो ये आसान हो जाता है जब इसको हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे गॉस और बहुत सारे और दूसरे एक्सपेरिमेंट के इकोलॉजिस्ट ने, उन्होंने क्या देखा कि जो सेम अगर रिसोर्सेज जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो जो सुपीरियर स्पीसीज होती है वो क्या करती है, अपनी इन्फीरियर स्पीसीज को क्या करेगी, कंप्लीटली वहाँ से एलिमिनेट कर देती है। क्योंकि जब दो स्पीसीज सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रही होती हैं तो वहाँ पर दोनों स्पीसीज लंबे समय तक के लिए साथ साथ नहीं रह सकते हैं, उनमें से सुपीरियर वाले इन्फीरियर वाले को एलिमिनेट कर देती है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और परस्यू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं कुछ केसेज में। जैसे एम्बिंगडन टार्टवाइज है, एम्बिंगडन टार्टवाइज गैलोपाइगस आइलैंड में जो एक्सटिंक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कुछ डिकेड के बाद में गोट्स वहाँ पे डाली गई, तो गोट्स उस आइलैंड पे डाली गई तो उनकी जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी गोट्स की वो एम्बिंगडन टार्टवाइज से ज़्यादा थी। इस वजह से एम्बिंगडन टार्टवाइज जो है वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए, उनकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी कम होने की वजह से, जबकि गोट्स की ज़्यादा थी। दूसरा एविडेंस क्या दिया गया है कि जो कंपटीशन नेचर में पाया जाता है जिसको बोलते हैं कम्पिटिटिव रिलीज। कम्पिटिटिव रिलीज क्या है, द अकरेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर केम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कम्पिटिटिव रिलीज। तो कम्पिटिटिव रिलीज कहना क्या चाह रहा है कि एक स्पीसीज है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रिस्ट्रिक्टेड है, वो छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में रहती है। क्यों, क्योंकि बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द कम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीसीज। क्यों, क्योंकि वहाँ पे छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में क्यों रिस्ट्रिक्टेड हो गई, क्योंकि वहाँ पर सुपीरियर स्पीसीज पाई गई। एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली व्हेन कंपटीटिंग स्पीसीज एक्सपेरिमेंटली रिमूव। अगर उस कंपटीटिंग स्पीसीज को एक्सपेरिमेंटली हटा दिया जाता है तो क्या कर जाएगी, वो भी हट जाती है, वो अपनी ग्रोथ को बढ़ा देती है। एक था एक्सपेरिमेंट जिसको बोला गया कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, ऑन द रॉक सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड,
यानी कि स्कॉटलैंड के कोस्ट के रॉक सी के पास में देखा गया कि जो लार्जर और कम्पिटिटिवली सुपीरियर जो बैरनिकल थे, बैरनिकल में बैलेनस जो थे वहाँ पे डाला गया जब एरिया में, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो छोटे जो बैरनिकल थे कैथामेलस, यानी कि जो बड़े बैरनिकल थे जिनका नाम था बैलेनस और जो छोटे जो बैरनिकल थे उनको बोला गया कैथामेलस, उस जोन में लाई कर रहे थे। तो इनमें जो ये भी एग्जाम्पल है। दूसरा क्या कह रहा है, हार्बीवोरस और प्लांट जो हैं ये बहुत ज़्यादा ही अफेक्टेड होते हैं कंपटीशन से कार्निवोर से ज़्यादा कंपटीशन जो है वो हार्बीवोरस और प्लांट को इफेक्ट करता है। अगला क्या कह रहा है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस एक्सक्लूजिव कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं जो सेम रिसोर्सेज पे फीड करती हैं वो साथ साथ बहुत लंबे समय तक इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकती हैं। उनमें से जो इन्फीरियर स्पीसीज होती है वो सुपीरियर स्पीसीज से एलिमिनेट कर दी जाती हैं। ठीक, इसका कारण क्या है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटिंग है, जो क्या है बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मोर रिसेंट स्टडी डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन फॉर कंपटीशन, जबकि यहाँ पे डू नॉट रूल आउट, तो इनको क्या कहता है, वाइल दे डू नॉट रूल आउट अकरेंस ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो नेचर में जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन पाया जाता है इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ये भी एक पॉइंट आउट होता है कि ये स्पेसी जो इसी की वजह से कंपटीशन कंपटीशन को फेस करती है और अब उससे बचने के लिए, अपना डोमिनेटिंग करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म को क्या करेगी, इवॉल्व करेगी। जैसे वो को एग्जिस्टेंस को प्रमोट कर सकती है देन कंपेरिजन टू एक्सक्लूजन, यानी कि गायब होने से बेहतर है साथ साथ एग्जिस्ट करने को प्रमोट करती है। ऐसे मैकेनिज्म को बोलते हैं रिसोर्स पार्टिसिपेटिंग, को दोनों जो है रिसोर्स पार्टिसिपेटिंग कर सकते हैं। जैसे दो स्पीसीज जो हैं वो सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करती हैं तो क्या कर सकती हैं, वो अवॉइड कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए उसी समय क्या करेंगी, अलग अलग टाइम पे फीडिंग करेंगी या तो फॉरेंजिंग पैटर्न को बदल देंगी। जैसे मैक ऑर्थर ने क्या बताया कि जो 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी वार्बलर्स की, मैक आर्थर ने क्या बताया कि उन्होंने क्या देखा कि जो वार्बलर की जो 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी वो सेम ट्री पे क्या कर रही थी, रह रही थी। तो उनका रिसोर्सेज तो सेम था, तो उस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, को एग्जिस्टेंस को अडॉप्ट किया। इन्होंने को एग्जिस्टेंस क्यों अडॉप्ट किया, कैसे किया, क्योंकि उन्होंने अपने बिहेवियरल डिफरेंसेज को और उनके फॉरेंजिंग एक्टिविटी को बदल दिया। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि ये पैरासिटिक मोड है। यहाँ पर जो है कि एक स्पीसीज क्या होती है, अफेक्टेड होती है, एक क्या होती है, बेनिफिटेड होती है, एक का नुकसान एक का फायदा। ये कोई सरप्राइजिंग पैरासिटिज्म नहीं है। यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत सारे टेक्सोनॉमी का ग्रुप हैं जो प्लांट से लेकर के हायर वर्टिब्रेट तक अगर देखते हैं तो वहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिल सकता है, पैरासिटिज्म देखने को मिलता है। तो बहुत सारे पैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब वो पैरासाइट जो है उस होस्ट के बिना नहीं सर्वाइव कर सकते, मतलब म्यूचुअलिज्म है, यानी कि पूरा का पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर पैरासाइट जो है अपने आप को इवाल्व करते हैं तो होस्ट और पैरासाइट दोनों अपने आप को इवाल्व करेगा। इफ़ द होस्ट इवाल्व, अगर होस्ट ने स्पेशल मैकेनिज्म को इवाल्व कर लिया है तो पैरासाइट क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा या रजिस्ट कर सकता है उसको। तो इससे बचने के लिए पैरासाइट भी क्या करेगा, उसी के साथ साथ उसी की जैसी ही मैकेनिज्म को अपने आप को इवाल्व करता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये ऑर्डर तो ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर जो क्या कहता है, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया सेम होस्ट स्पीसीज के लिए और उनकी लाइफ स्टाइल के लिए भी। पैरासाइट ने क्या किया कि स्पेशल एडाप्टेशन किया। उन्होंने क्या किया, कैसा एडाप्टेशन किया कि उन्होंने जो अननेसेसरी सेंस आर्गन थे उनको लॉस कर दिया और उन्होंने एडिसिव आर्गन जैसे शक्कर वगैरह जो हैं होस्ट के ऊपर जो है उसको कॉन्टैक्ट में रहने के लिए वो अपने आप को इवाल्व कर लिए। और इन्होंने पैरासाइट ने क्या किया, डाइजेस्टिव सिस्टम को लॉस कर दिया, अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा लिया। तो जो पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ये एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर की ज़रूरत होती है कि जिससे वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकें। जैसे ह्यूमन लीवर फ्लूक जो है एक ट्रीमेटोड पैरासाइट, नेमेटोड नहीं, ये ट्रीमेटोड पैरासाइट है जो 2 इंटरमीडिएट होस्ट पे डिपेंड करता है, एक स्नेल और दूसरा फिश, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा जो मलेरियल पैरासाइट है जो कि वेक्टर की ज़रूरत होती, कौन सा है, फीमेल एनाफ्रीज मॉस्किटो, जो क्या करती है, दूसरे होस्ट को स्प्रेड करती हैं। ज़्यादातर जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट को हार्म करते हैं। वो क्या करते हैं, होस्ट की ग्रोथ को, सर्वाइवल को और होस्ट के रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाती है। ठीक है, तो होस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ही वल्नरेबल हो जाते हैं प्रीडेशन के लिए, फिजिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। डू यू बिलीव दैट आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग? क्या ऐसा कोई आइडियल पैरासाइट है जो उसको बिना लॉस किए हुए उसको उसके अंदर रहता हो? देन वाई डिड नॉट नेचुरल सिलेक्शन जो है ये ऐसे टोटली हार्मलेस पैरासाइट के लिए एवोल्यूशन को लीड करता है। पैरासाइट जो है ये होस्ट ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल सरफेस को फीड करता है, उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। पैरासाइट 2 तरीके के होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट होते हैं, एक इंडोपैरासाइट होते हैं। एक एक्टोपैरासाइट, एक इंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे फीड करते हैं एक्सटर्नली,
तो मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे ह्यूमन के बालों में लाइस पाया जाना यानी जुए का पाया जाना, डॉग्स के ऊपर टिक्स का पाया जाना। बहुत सारे मैराइन फिशेज होती हैं जो एक्टोपैरासाइट होती हैं, जैसे कॉपपोड्स। मैनी मैराइन फिशेज आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट कॉपपोड्स। जैसे कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है जो जनरली जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ग्रोइंग प्लांट, उनके ऊपर पाया जाता है। होस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो जो कस्कुटा प्लांट क्या करेगा, जब बड़े बड़े प्लांट के ऊपर जब पाया जाएगा तो वो क्या करता है, क्लोरोफिल को, अपनी लीव्स को इस एवोल्यूशन तक आने के दौरान में अपने उसको लॉस कर देता है, यानी क्लोरोफिल और लीव्स को लॉस कर देता है। ठीक है, और अपना जो न्यूट्रिशन है वो होस्ट प्लांट से लेता है, ठीक है, शक्कर की हेल्प से। तो पैरासाइट्स जो होते हैं इनमें जैसे फीमेल मॉस्किटो जो है, इट नॉट अ पैरासाइट। फीमेल मॉस्किटो पैरासाइट नहीं होता, ये वेक्टर होता है। ये हमारी क्या करता है, हमारे ब्लड को रिप्रोडक्शन के लिए फीड करता है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए, दूसरे पैरासाइट होते हैं इंडोपैरासाइट, जो होस्ट के अंदर लाई करते हैं, जो कि अलग अलग साइट बॉडी के अलग अलग जगहों पे होंगे, जैसे लीवर में, किडनी में, लंग्स में, आरबीसी में, अलग अलग जगहों पे हो सकते हैं। तो जो इंडोपैरासाइट की जो लाइफस्टाइल होती है बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होती है। क्योंकि इन जो है एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, जैसे मार्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल फीचर इनके बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाते हैं, ठीक, और इनकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। अगला है ब्रूड पैरासिटिज्म। जो ब्रूड पैरासिटिज्म होता है, ब्रूड पैरासिटिज्म है, ये बर्ड में देखने को मिलती है। ये फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है किसका, पैरासिटिज्म का ही है। यहाँ पर जो पैरासिटिक बर्ड होती है ये क्या कहती हैं, जो कौवा होता, कौवे के घोंसले में अंडा दे देता है, ठीक है, इनक्यूबेट दी। ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ एवोल्यूशन के समय क्या होगा कि जो पैरासिटिक बर्ड के जो एग होते हैं वो क्या करते हैं, होस्ट के, यानी कि यहाँ पे होस्ट कौन है, कौवा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, होस्ट के एग के साइज, शेप और साइज में बिल्कुल सिमिलर होता है, रिजम्बल करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, होस्ट क्या करते हैं, उनको पहचानने में, होस्ट बर्ड जो होती है उनको पहचानने में, फॉरेन एग को पहचानने में असमर्थ हो जाती है, पहचान नहीं पाती है और उनको रिजेक्ट नहीं करती है, यानी इजेक्ट कर लेती है अपने नेस्ट में, अपने घोंसले में उसको पालती है, ठीक है। तो ये जो मोमेंट है यहाँ पर देखने को मिलते, कुक को यानी कोयल में, और क्रौवा ये यहाँ पे। तो यहाँ पे कोयल क्या हो गई, कोयल यहाँ पे क्या हो गई, पैरासाइट हो गई, और जो क्रो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये होस्ट हो गया। तो ये भी क्या है, एक तरीके का पैरासिटिज्म है। तो क्या करते हैं, ब्रीडिंग सीजन के दौरान में देखने को मिलता है, ठीक है। स्प्रिंग टू समर, मौसम क्या होगा, स्प्रिंग टू समर, और ये हम ब्रूड पैरासिटिज्म को स्प्रिंग टू समर के सीजन में हम देख सकते हैं। कॉमन सिलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज बेनिफिटेड होती है, दूसरे स्पीसीज ना तो फायदा होगा ना तो नुकसान होगा उसका। जैसे ऑर्किड जो है एपीफाइट होता है, जो मैंगो की ब्रांच पे ग्रो करता है, और बेरेनिकल जो होता है ये वेल के बैक साइड में ग्रो करती है। इसका फ़ायदा क्या होता है, मैंगो और वेल का कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन इसको फ़ायदा होता है, किसको, ऑर्किड को मैंगो के ऊपर, और क्या कहते हैं बेरेनिकल को वेल के ऊपर, जो है इनको जो है बड़े बड़े जो एनिमल होते हैं उनसे बचने का हेल्प करती है। कैटल अर्गेट जो है, कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल में भी ये भी एसोसिएशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। हम देख सकते हैं रूरल एरिया में ज़्यादातर। ये जो हमारा कॉमन सिलिज्म का क्लासिकल एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे अर्गेट जो है फॉर क्लोज टू वेदर कैटल आर ग्रेजिंग, बिकॉज जब कैटल जब ग्रेज करता है तो उस दौरान में जो अर्गेट जो होता है उसके आगे आगे चलता है, मूव सिट स्टायर अप, उसके ऊपर बैठ जाता है, इंसेक्ट को खाता है ना, इस तरीके से वेजिटेशन अपना काम कंप्लीट करता है। तो डिफ़िकल्ट फॉर द अर्गेट टू फाइंड एंड कैच आउट, तो उनको पकड़ना और उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इस वजह से उसके ऊपर साथ साथ रहता है। दूसरा एग्जाम्पल जो है कॉमन सिलिज्म का वो क्या है, इंट्रैक्शन बिटवीन सी एनिमोन हो गया और क्लाउन फिश और सी एनिमोन के साथ में भी इंट्रैक्शन यही है, ठीक है। फिश जो है प्रोटेक्शन करती है किसको, प्रेडिएटर से। फिश जो है प्रोटेक्शन करती है प्रेडिएटर से, किसको, उसको, ठीक। तो स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल्स। एनिमोन जो है इसको कोई फ़ायदा नहीं होता, जबकि क्लाउन फिश को फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो द एनिमोन डज नॉट अपीयर टू ड्राइव एनी बेनिफिट बाई होस्टिंग द क्लाउन फिश। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एनिमोन जो है वो कैसा है, यहाँ पे एनिमोन जो हो गया ये होस्ट हो गया, ठीक। क्लाउन फिश कैसा हो गया, ये पैरासाइट हो गया, एक तरीके से पैरासाइट नहीं बोल सकते हैं, ये होस्ट है, ये हमारा क्या हुआ, जो स्पीसीज आती है। तो दोनों जो हो गए कैसा हुआ, आपका जो कॉमन सिलिज्म होगा, यहाँ पे क्लाउन फिश को बेनिफिट होता है, इसको बेनिफिट होगा, होस्ट इसको कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है फिग ट्री और वेस्प का, ये हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप को बताया गया है। फिग फ्लावर जो है पॉलिनेटेड होता है वेस्प से, और वेस्प क्या करता है, फिग फ्लावर के अंदर अंडे रख देता है, एग रख देता है। अगला जो टॉपिक है म्यूचुअलिज्म जो एक तरीके का इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर दोनों जो स्पीसीज होती हैं दोनों को फायदा होता है। यहाँ पर लाइकेन जो है ये म्यूचुअलिज्म को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पर जो फंगस होता है और फोटोसिंथेटिक एल्गी होता है, यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। इसी तरीके से माइक्रोराइजा भी फंजाई और हायर प्लांट के रूट के साथ में एसोसिएशन बनाता है। फंजाई यहाँ पर क्या करते हैं, प्लांट को इसेंशियल न्यूट्रिएंट सॉइल से लेकर के उसको देते हैं, जबकि प्लांट उसके बदले में क्या देता है, फंजाई को बदले में क्या देगा, एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट देता है, यानी कि उसको एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। अगला क्या है,
कि ज़्यादातर जो स्पेक्टिकुलर मोस्ट स्पेक्टिकुलर और एवोल्यूशनरी जो फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है वो हमारा म्यूचुअलिज्म है, जो प्लांट एनिमल रिलेशनशिप में देखने को मिल सकता है। प्लांट की ज़रूरत क्या है एनिमल के लिए? पॉलिनेशन के लिए, फ्लावर के लिए और डिस्पर्सल के लिए। एनिमल यहाँ पे क्या है, उनको फीस मिलती है, यानी कि सर्विसेज मिलती हैं। कैसे कैसे उनको जो है प्लांट जो उनको रिवार्ड देता है फीस के फॉर्मेट में, जैसे पॉलन देता है, पॉलिनेटर के लिए नेक्टर देता है, जूसी और न्यूट्रिशनल फ्रूट देता है सीड डिस्पर्सल वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो म्यूचुअलिज्म यहाँ पे दोनों को फ़ायदा है। ये हमारा क्या सेफ गार्ड होता है चीटर्स से। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं चीटर्स कर लाते हैं, जैसे एनिमल जो है ट्राई करते हैं नेक्टर को चुराने का काम करते हैं, वो पॉलिनेशन दिखावा तो करते हैं लेकिन पॉलिनेशन होता कराते नहीं हैं। तो अब इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट एनिमल इंटरेक्शन जो है ये इन्वॉल्व होता को इवोल्यूशन में, जैसे म्यूचुअलिज्म में। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो फ्लावर का जो इवोल्यूशन है पॉलिनेटर का इस इवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा टाइटली जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज जो फिग ट्री की जो होती हैं वो टाइटली रिलेशनशिप बनाती हैं पॉलिनेटर स्पीसीज वेस्प के साथ में। तो यहाँ पर जो फिग स्पीसीज होती है वो वेस्प स्पीसीज से पॉलिनेशन शो करती हैं। तो यहाँ पर जो फीमेल वेस्प होता है वो फ्रूट जो है वो ओवी पोजीशन के लिए नहीं होता, यानी एग लेइंग के लिए नहीं होता, लेकिन उसके जैसा दिखता है। तो उसको क्या करेगा, नरिशमेंट देगा, तो उसके लार्वा को क्या करेगा, नरिशमेंट देने का काम करता है। जबकि वेस्प जो पॉलिनेशन होता है फिग इन्फ्लोरेसेंस में, वेस्प क्या करता है, पॉलिनेशन करता है फिग इन्फ्लोरेसेंस के लिए। जब और उसको क्या चाहिए, एग लेइंग के लिए सुटेबल जगह चाहिए, तो उसके बदले में फिग फ्लावर उसको क्या करता है, डेवलपिंग सीड के लिए जगह देता है। यानी कि डेवलपिंग सीड के अंदर, यानी कि डेवलपिंग सीड को क्या करेगा, वो पहले तो एग लेइंग कर देगा, उसके बाद में डेवलपिंग सीड को फूड के तौर पे जो डेवलपिंग वेस्प लार्वा होगा उसको खा लेगा। आर्किड जो है ये बी वाइल्डरिंग डाइवर्सिटी को शो करता है किसमें, फ्लोरल पैटर्न में। इसकी जो पॉलिनेटर इंसेक्ट जो होती है जैसे बी और बम्बल्स बी होती हैं, बी और बम्बल बी, ये इंश्योर करता पॉलिनेशन को गारंटी देते हैं, लेकिन सारे नहीं होते हैं। नॉट ऑल ऑर्किड आफ्टर रिवार्ड्स। जैसे एक ऑर्किड होता है जिसका नाम है मेडिटेरियन ऑर्किड, जिसको बोलते हैं ऑफ्रिस, ये क्या करती है, सेक्सुअल डिसिट को एम्प्लॉय करती है। ये पॉलिनेशन डन कराती है किसकी, बी स्पीसीज का। तो यहाँ पर इसकी जो फ्लावर की जो एक पेटल होती है वो फीमेल बी की पेटल, फीमेल बी के साइज शेप कलर सब में क्या करेगी, मार्किंग सब में रिजेंबल करती है। तो मेल बी क्या करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है फीमेल की तरफ, जो कि क्या होती है, धोखाधड़ी हो जाता है, यानी कि स्यूडो कॉपुलेशन हो जाता है फ्लावर के साथ में। तो इस दौरान में क्या होता है कि जो डस्टेड पॉलन गेन होते हैं, इस दौरान में क्या होगा, जो डस्टेड पॉलन गेन होगा फ्लावर का, वो सेम बी के द्वारा क्या होगा, स्यूडो कॉपुलेशन के दौरान क्या होगा, दूसरे फ्लावर पे पहुंच जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरीके से उसके साथ धोखाधड़ी हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, स्यूडो कॉपुलेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो फीमेल बी होती है कलर पैटर्न में पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, इसको बोलते हैं को एवोल्यूशन। तो यहाँ पे पॉलिनेशन जो है सक्सेस हो जाता है, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि उसके साथ धोखा हो गया। तो यहाँ पर जो है कि फीमेल बी की जो फीमेल बी के साथ में उसकी एक पेटल क्या करती है, रिजेंबल करती है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समरी भी देख लेते हैं एक बार में कि बायोलॉजी की ब्रांच जो है वो क्या हमारी इकोलॉजी है। इकोलॉजी क्या करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक में फिजिकल केमिकल, ए बायोटिक में फिजिकल केमिकल और बायोटिक में दूसरे स्पीसीज के साथ में रिलेशन देती है इन्वायरमेंट में। इकोलॉजी को हम 4 लेवल में पढ़ते हैं। इकोलॉजी को 4 लेवल में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। ठीक है, अगला क्या दिया, एवोल्यूशनरी जो चेंजेज होते हैं, एवोल्यूशनरी जो चेंजेज होते हैं वो नेचुरल सिलेक्शन के दौरान में होते हैं। पॉपुलेशन लेवल में देखने को मिलते हैं। पॉपुलेशन जो इकोलॉजी है ये हमारी इकोलॉजी के एरिया होती हैं। यहाँ पर हमारे जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं, जो आपस में किसी भी सिमिलर रिसोर्सेज के लिए शेयर कर सकते हैं उसको, या कम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट जो होता है वो ऑर्गेनिज्म शो नहीं करता है, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट जो है, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो और एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट होते हैं। तो जो हमारे अलग अलग एज के प्रपोर्शन में हमको देखने को मिल सकता है, मेल या फीमेल जो होती है केवल जो है ये इंडिविजुअल का होता है, जबकि बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो सब क्या हैं, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट होते हैं। तो पॉपुलेशन स्टेशनरी है, ग्रोविंग है, डिक्लाइनिंग है, ये सब हमको क्या पता चलता है, पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल से पता चलता है, पिरामिड से पता चलता है। इकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है, कोई भी फैक्टर जो है जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी यानी साइज में अफेक्शन हो सकता है, उसका नंबर, बायोमास, परसेंट कवर में हम उसको मेजर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस स्पीसीज कैसी। पॉपुलेशन जो ग्रो करती है, बर्ड पॉपुलेशन ग्रो कब करेगी, जब बर्थ होगी, इमिग्रेशन होगा, और डिक्लाइन कब करेगी, जब डेथ हो रही होगी या इमिग्रेशन हो रहा होगा। आई माइग्रेशन से बढ़ेगी, इमिग्रेशन से घटेगी। रिसोर्सेज जब अनलिमिटेड होते हैं तो ग्रोथ कैसी होती है, एक्सपोनेंशियली होती है, लेकिन रिसोर्सेज जब लिमिटेड हो जाते हैं तो ग्रोथ पैटर्न कैसा होता है, लॉजिस्टिक होता है। और ग्रोथ जब अल्टीमेटली लिमिटेड जो है कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाती है, तो ये हमारी जो इंट्रिंसिक रेट जो है नेचुरल इंक्रीज तक पहुंच जाती है, हमारी बताती है कि पॉपुलेशन की पोटेंशियल कितना है कि वो कितना ग्रो कर सकती है। नेचर में जो पॉपुलेशन जो होती है वो अलग अलग स्पीसीज के तौर पे लाई करती है, वो दोनों साथ साथ अलग अलग नहीं रह सकते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो ये जो डिपेंड करता है कि स्पीसीज जो है वो कैसी है, कंपटीशन से सफ़र कर रही है, जिनमें दोनों स्पीसीज अफेक्ट होती हैं, प्रीडेशन पैरासिटिज्म से सफ़र कर रही है, ये उनमें से एक को फ़ायदा एक को नुकसान होता है, या तो दोनों को फ़ायदा हो सकता है, यानी कॉमेंसलिज्म का हो गया। एमेंसलिज्म एक को नुकसान होता है, दूसरी अनअफेक्टेड होती है। अगला क्या, म्यूचुअलिज्म दोनों को फ़ायदा होता है। यहाँ पर प्रीडेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, जो ट्रॉपिक एनर्जी को एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र करने का काम करती है। कुछ प्रीडेटर जो होते हैं ये प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं,
यहाँ पर प्लांट जो है वो मार्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस करता है हर्बिवोरी से बचने के लिए। कंपटीशन में सुपीरियर जो होता है वो अपने इन्फीरियर को क्या करता है, एलिमिनेट करा देता है। इसको बोलते हैं कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं वो आपस में अलग अलग तरीक़ों से कोई इवॉल्व भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस। जैसे मोस्ट जो फैसिनेटिंग जो उसका केस है वो हमारा म्यूचुअलिज्म का वो देखने को मिल सकता है प्लांट पॉलिनेटर इंटरेक्शन में। तो ये हमारा जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर इकोसिस्टम में।